इंडिया अलायंस लगभग खत्म हो चुका है, सिर्फ इसकी अंतिम यात्रा निकालनी बाकी रह गई है। बहुत संभव है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव, जहां बहुत कुछ दांव पर लगा है, इस चुनाव के बाद ये भी हो ही जाएगा। खत्म हो गया इंडिया ब्लॉक, ताबूत में आखिरी कील साबित होगा दिल्ली का चुनाव। जून 2023 में इंडिया गठबंधन के एक वरिष्ठ नेता ने कहा था, मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा के खिलाफ एक महागठबंधन समय की आवश्यकता है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह संभव है और आज वो होता हमें दिखाई दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम सियासत 360 में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। एक अनुभवी राजनीतिज्ञ के ये चेतावनी भरे शब्द सही साबित हुए लगते हैं कि मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा के खिलाफ एक महागठबंधन समय की आवश्यकता है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह संभव है। पटना की भीषण गर्मी में अलग अलग दलों के नेताओं का ये समूह भाजपा के विरोध में एक अप्रत्याशित गठबंधन बनाने के लिए जमा हुआ था, लेकिन यह गठबंधन शीघ्र ही बिखर गया। इंडिया अलायंस लगभग खत्म हो चुका है, सिर्फ इसकी अंतिम यात्रा निकालनी बाकी रह गई है। बहुत संभव है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव, जहां बहुत कुछ दांव पर लगा है, इस चुनाव के बाद ये भी हो ही जाएगा। एक तरह से जो पट कथा चल रही है, इसमें ऐसा होना अवश्य संभावी है। एक गठबंधन जो केवल मोदी के 400 पार को रोकने के लिए बनाया गया था, वह 2024 के आम चुनाव खत्म होने के बाद कभी टिकने वाला नहीं था। एक बार मोदी के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो जाने के बाद, हालांकि इस बार संख्या बल काफी कम है। अब राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर राज्य स्तरीय मजबूरियां हावी हो गई हैं। क्या किसी को वाकई उम्मीद थी कि ममता बनर्जी और वाम दल बंगाल में किसी भी तरह मिल पाएंगे? क्या बिहार में दोस्त से दुश्मन बने, फिर दोस्त दुश्मन बने लालू यादव और नीतीश कुमार कभी एक दूसरे पर भरोसा कर पाए थे? क्या कश्मीर में वर्चस्व की दौड़ में शामिल उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती एक साथ रह पाएंगे? और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट अपने उग्र हिंदुत्ववादी अतीत और अपने अस्पष्ट वर्तमान के बीच कितने समय तक सामंजस्य बिठा सकता है? राष्ट्रीय चुनाव में नरेंद्र मोदी और भाजपा साझा दुश्मन थे, लेकिन राज्य की लड़ाई में समीकरण बदलने ही थे। दिल्ली में एक बात सबसे ज्यादा स्पष्ट है, 8 महीने पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आप ने राष्ट्रीय राजधानी में गठबंधन करके लोकसभा चुनाव लड़ा था, जबकि पंजाब में दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। यह एक असहज गठबंधन था जो राजनीतिक समीकरणों से लाभ उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस दोस्ती में कोई भी केमिस्ट्री नहीं जच रही थी। आखिरकार एक राजनीतिज्ञ स्टार्टअप के रूप में आप दिल्ली के कांग्रेस पार्टी के मलबे पर ही उभरी थी। यह 2011 में अरविंद केजरीवाल का इंडिया अगेंस्ट करप्शन अभियान ही था, जिसने मनमोहन सिंह सरकार को कमजोर कर दिया और 2014 के आम चुनाव में भाजपा के लिए सत्ता विरोधी माहौल बना दिया। यह केजरीवाल ही थे जिन्होंने 2013 में 3 बार की कांग्रेस की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराया था और अंततः कांग्रेस के बाहरी समर्थन से पहली बार दिल्ली में सरकार बनाई थी। एक दिग्गज पुरानी पार्टी ने अपनी शक्ति एक राजनीतिक नौसिखे के सामने समर्पित कर दी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस का पतन तेजी से हुआ। इसके बाद कांग्रेस एक दशक में दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत पाई है। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दिल्ली कांग्रेस ने अब अपना अलग रास्ता चुनने का फैसला किया है। एक भयावह इतिहास अपने पीछे ऐसे निशान छोड़ जाता है जिससे पीछा छुड़ाना मुश्किल होता है। हालांकि आश्चर्य की बात यह है कि कितनी जल्दी छिपी हुई दुश्मनी वाक युद्ध में बदल गई। ये देखकर भाजपा को और भी अधिक इत्मीनान तो हो ही रहा होगा। विडंबना यहाँ पर यह है कि ज्यादा दिन नहीं हुए, सितंबर 2024 की ही तो बात है। राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आप के साथ गठबंधन को हरी झंडी दिखाई थी। हालांकि चुनाव जीतने के प्रति अति आश्वस्त राज्य कांग्रेस के गठबंधन की इस पहल को विफल कर दिया। अब हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव हारने के बाद पार्टी खुलकर फैसले लेने की स्थिति में ही नहीं है। इस बार एकला चलो रे ब्रांड की राजनीति करने की बारी अब अरविंद केजरीवाल की है। आपने तो यहाँ तक कह दिया
है कि कांग्रेस को भारत गठबंधन से बाहर निकाल दिया जाए। कांग्रेस के बिना, जो कि इंडिया अलायंस की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसकी पूरे भारत में मौजूदगी है, इस गठबंधन के आंतरिक विरोधाभासों को सुलझाने के लिए चुंबक की तरह काम करने वाली कोई बड़ी ताकत नहीं होगी। पीछे मुड़कर देखें तो व्यक्तिगत अहंकार और महत्वाकांक्षाएं इतनी परस्पर विरोधी हैं कि यह मानना भी आश्चर्यजनक है कि पहली बार इंडिया अलायंस बनाने की कोशिश भी की गई थी। इस गठबंधन को बनाने का पहला विचार देने वाले नीतीश कुमार सबसे पहले इससे बाहर निकलने वाले व्यक्ति थे, क्योंकि समूह का संयोजक बनाए जाने की उनकी उम्मीद को उनके ही साथियों ने नकार दिया। ममता बनर्जी, जिन्होंने बंगाल में वामपंथियों के साथ गठबंधन करने के लिए कांग्रेस को कभी माफ नहीं किया है, राहुल गांधी के अधीन काम नहीं करेगी, जिन्हें वह निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से जूनियर मानती है, और कांग्रेस का नेतृत्व, जिसका एक वर्ग 2024 में मिले 99 लोकसभा सीटों से प्रभावित है और जमीनी हकीकत से अनजान है, अभी भी खुद को सत्ता की स्वाभाविक पार्टी के रूप में देखता है। शरद पवार, एक ऐसे नेता जो गठबंधन बनाने की भूमिका निभा सकते थे, अब 84 वर्ष के हो चुके हैं और महाराष्ट्र में हार तथा अपनी पार्टी के टूटने के बाद उनमें आपसी मतभेदों को दूर करने के लिए राजनीतिक शक्ति नहीं बची है। लेकिन इंडिया अलायंस के ढहने में एक सीख मिली है, वो ये है कि जिसका महत्व इसमें शामिल दलों से कहीं आगे जाता है। पिछले दशक में मोदी के उदय ने देश को एक पार्टी, एक नेता वाली निर्वाचित निरंकुशता की ओर ढकेलने का उन्माद पैदा कर दिया है। पूरी तरह हाशिए पर ढकेल दिए जाने के डर ने ही विपक्ष को एकजुट किया, लेकिन इस समूह में मोदी विरोध के अलावा कोई वैचारिक धरातल पर कोई समानता नहीं थी। जिस तरह 1970 के दशक में जनता पार्टी का प्रयोग किसी भी कीमत पर इंदिरा गांधी से छुटकारा पाने की इच्छा से शुरू किया गया था, उसी तरह इंडिया गठबंधन मोदी विरोध के जुनून से उभरा। हालांकि विपक्षी राजनीति किसी भी वैचारिक आधार से विहीन अल्पकालिक नुस्खों पर जीवित नहीं रह सकती। जनता पार्टी 2 साल से कुछ ज्यादा चली, इंडिया गठबंधन की पारी और भी छोटी रही। कम से कम जनता पार्टी के पास जयप्रकाश नारायण जैसा महान व्यक्तित्व था, जिन्होंने कुछ समय तक उसका मार्गदर्शन किया। इंडिया गठबंधन के पास न तो प्रभुत्व नेतृत्व है और न ही अपनी दिशा तय करने के लिए कोई साझा न्यूनतम एजेंडा। इंडिया गठबंधन का पतन यह संकेत देगा कि भाजपा 2024 की शुरुआत में जहां थी वहां वापस आ गई है, एक ऐसी प्रभावशाली शक्ति जो अपने उत्थान के रास्ते में आने वाले किसी भी विरोधी को आसानी से कुचल देगी। लोकतांत्रिक भावना में विश्वास रखने वाले नागरिकों के लिए विभाजित और टूटा विपक्ष गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए, विशेष रूप से मोदी सरकार की प्रवृत्ति को देखते हुए, जहां वह संस्थागत शक्तियों का प्रयोग करके अपने विरोधियों को लगातार रक्षात्मक स्थिति में ढकेलने की कोशिश करती रही है। 2024 के आम चुनाव ने उम्मीद की एक छोटी सी खिड़की खोली थी कि अब राजनीति में एनडीए और उसके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के बीच संसद के अंदर और बाहर ज्यादा समान स्तर पर मुकाबला होगा। इंडिया गठबंधन के तेजी से टूटने का मतलब है कि एक अधिक कठोर राजनीति की वापसी संभव है, जहां एक ताकतवर सरकार असहमति की सभी आवाजों को कुचलने और अपनी ताकत को दिखाने का लालच नहीं रोक पाएगी। विपक्ष मुक्त भारत लोकतंत्र की वो स्थिति नहीं है जिसे इंडिया की जरूरत है, इसलिए विपक्ष मुक्त भारत नहीं चाहिए। विपक्ष को मजबूत होना होगा, चाहे वो इंडिया गठबंधन के रूप में हो या फिर क्षेत्रीय स्तर पर अपनी पार्टी को मजबूत करके। समीकरण जो भी बनाए जाएं, लोकतंत्र के खिलाफ नहीं, लोकतंत्र के लिए होने चाहिए। आज की इस न्यूज के बारे में आपकी राय क्या है? वर्तमान सिचुएशन क्या इशारा कर रही है? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, अपने विचार रखना या व्यक्त करना चाह रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप खुलकर अपने विचार साझा कर सकते हैं। चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है कि न्यूज कॉल 24 अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। यदि आपके आसपास कोई महत्वपूर्ण घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, प्रेरक प्रसंग, वृत्तांत, सामाजिक मुद्दा या अन्य कोई मामला सामने आए तो कृपया उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके योगदान से हम बेहतर और सारगर्भित समाचार प्रदान करने में सक्षम होंगे। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका चैनल को सब्सक्राइब
करना, वीडियो को लाइक करके कमेंट करना हमारे प्रयासों को प्रोत्साहन देता है। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।